आज अपना टॉपिक चलेगा राजस्थान की 1857 की क्रांति। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्रांति को पहले भी पढ़ रखा है और ऊपर की क्लास में जो चलती है आपकी एनसीईआरटी की किताब जो आपको करवाई जा रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, वो उन किताबों में भी आपका रिवीजन इसका हो ही गया होगा। तो हो सकता है इसका 100% नहीं तो 50 तो आपको याद होगा ही होगा। पर ये थोड़ा सा निवेदन है, जो बात कर रहे हैं कि बात तो बंद कर दीजिए, सुन लीजिए पहले, बाद में आप बात कर लें, लास्ट में जो क्लास खत्म हो जाए। थोड़ी देर की बात है, देखो 19 मिनट तो हो ही चुकी हैं, बाकी इतना टाइम लग जाएगा। तो टॉपिक अपना कौन सा है? राजस्थान की 1857 की क्रांति। इस क्रांति की बात करेंगे, क्रांति के बारे में पढ़ना है। दो तीन बातें नॉर्मल सुनते हैं, पहले तो समझते हैं कि क्रांति मतलब 1857 में हुई क्यों थी। इससे पहले हो भी सकती थी, आगे भी हो सकती थी, और क्रांति क्यों की गई थी, प्रमुख उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, क्रांति के कौन से कारण रहे थे। सबसे पहली चीज तो यह कि क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। ठीक है, अगर तुम्हारे जैसे विद्वानों को एक्सप्लेन करने के लिए कहीं बिठा दिया जाए ना, तो मुझे लग रहा है कि तुम तो इतनी अच्छी डेफिनेशन प्रस्तुत करोगे। हाँ हाँ, देखो आपने एक शब्द सुना होगा, इंकलाब। हाँ, जिंदाबाद लास्ट में बोला जाता है। इंकलाब का मतलब होता है क्रांति, और क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। इंकलाब का मतलब क्या होता है? क्रांति, और क्रांति का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। मतलब जैसा आज चल रहा है, आज से 5 साल 10 साल पहले डिजिटल का कोई जमाना नहीं था, ऐसे इंक निकाली जाती थी, मार्कर को खोला जाता था, उल्टा करके ऐसे 4-5 बूंदे डाली जाती थी, फिर उसको कसा जाता था, फिर गुरुजी लिखते थे, फिर मिटाया करते थे। तो ये जो बदलाव आया है, परिवर्तन जो आया है, पहले व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, आजकल बोर्ड ब्लैक दिख रहा है। उससे पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता, जब स्कूल में पढ़ते थे हम, चौक चलता था जिसके ऊपर। तो ये बदलाव ही क्या है? क्रांति है। और क्रांति को क्या कहते हैं? इंकलाब कहते हैं। इंकलाब का मतलब क्रांति, क्रांति का मतलब परिवर्तन। तो अपने जो दैनिक जीवन चल रहा था 1857 से पहले, उस जीवन में, उस भारतीय व्यवस्था में बस परिवर्तन लाना ही क्रांति है। अब परिवर्तन लाया क्यों जाएगा, इसके कारण क्या रहे थे, क्रांति हुई क्यों थी? तो क्रांति के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण रहे थे, या प्रश्न ऐसा दे दिया जाए, मान लीजिए अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है, प्रश्न को डाल दे कि कारण बताइए, क्रांति का फैक्ट ना पूछे, वो ये पूछेगा 1857 की क्रांति के निम्न में से कौन सा कारण था या नहीं था। अगर ऐसा पूछ ले आपसे, तो कारण तो आपको पता होना चाहिए। अब कारण कोई एक तो हो नहीं सकता, कारण तो कई सारे मिलेंगे तभी तो क्रांति आएगी, एक कारण के ऊपर क्रांति थोड़ी आएगी। तो कारण देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कारणों की। तो कारणों की जब हम चर्चा करेंगे तो कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कारण हम देखते हैं, राजनीतिक कारण हो सकता है। कैसा कारण हो सकता है? राजनीतिक। राजनीतिक कारण, एक कारण तो यह है। दूसरा भाई साहब, आर्थिक कारण हो सकता है। कौन सा कारण हो सकता है? आर्थिक। आर्थिक कारण भी कोई ना कोई तो होगा, रहा होगा। तीसरा भाई साहब, धार्मिक कारण भी कोई ना कोई तो रहा होगा, यह भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। धार्मिक कारण मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सब कुछ कारण, जितने भी कारण होंगे, ये कारण रहे कौन कौन से थे। शुरुआत हम राजनीतिक कारणों से करते हैं। 1857 की क्रांति होने का जो पहला राजनीतिक कारण यहां मैं आपको बताऊं, तो राजनीतिक कारण तो यह था कि 1857 से पहले हिंदुस्तान में, आपको पता है, अंग्रेज राज कर रहे थे, हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, और धीरे धीरे कहते हैं ना, उंगली पकड़ते पकड़ते गट्टे पे पहुंच गए, कंधा पे पहुंच गए डायरेक्ट। तेरो काम सही है यार। हाँ, तो स्थिति यह है कि व्यापार करने के लिए आए, धीरे धीरे हमारे ऊपर क्या करने लग गए? राज करने लग गए, शासन चलाने लग गए। अब ऐसी स्थिति आई और शासन से लोगों का शोषण करने लग गए। शोषण भी कई प्रकार का होता था।
आर्थिक शोषण की हम बात करेंगे। आर्थिक कारण में आपको पता है भूमि बंदोबस्त कानून चल रहा था, बेगार ली जा रही थी, राजाएं लगान ले रहे थे, जमींदार से लगान दी जा रही थी और जागीरदार लेते थे। किसान वर्ग से जो लगान ली जाएगी जागीरदार के द्वारा, जागीरदार धन को देगो राजा को और राजा धन को देगो अंग्रेजों को। मतलब हमारा शोषण तो हो रहा था, ये तो आर्थिक कारण हो जाएगा। दूसरी बात करूं मैं राजनीतिक कारण की, तो 1857 से पूर्व में 1803 से राजस्थान के अंदर सहायक संधियां हुई थी भारत में। क्या हुई थी? सहायक संधियां। एक शब्द आता है, यहां लिख देता हूं, सहायक संधि। अब यह सहायक संधि जो शब्द है इसका अर्थ क्या है यह देखना है। सहायक संधि का मतलब दो पार्टों में बांटेंगे इसको हम। सहायक संधि करेंगे कौन से, करेगा कौन, किस किस के बीच में होगी। संधि का मतलब होगा शर्तें, मतलब आपसी शर्तें, हमारी और आपकी भी शर्तें हैं। पूरा 6,000 8,000 फीस दोगा तो हम क्लास में बिठाएंगे, तुम्हारी भी शर्तें, पैसा देंगे तो पूरी क्लास लेंगे, कोर्स भी करेंगे, कंप्लीट चाहिए। तो ये क्या है? संधि है। तो संधि दो पक्षों के बीच में होगी। एक तो उस देश में, हमारे देश में प्रभावी जो सत्ता थी वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अगर हम बात करें यहां की अंग्रेजों के अलावा दूसरी बात क्या है, एक प्रभावी सत्ता में एक साइड में हुआ करते थे राजा, बाकी सब लोग तो इन चाकी के दो पार्टों के बीच में पीछे जा रहे थे, जिसमें जमींदार वर्ग था, मजदूर वर्ग था, जनता थी, आम आदमी था, सब इनके अधीन थे। या तो शोषण करेगा राजा या करेंगे अंग्रेज, दो ही आदमी शोषण करने वाले। अब जो शोषण करेगा उसके खिलाफ आवाज भी उठेगी। अगर अंग्रेज हमारा शोषण करेंगे तो इनके खिलाफ आवाज उठेगी। आवाज उठाएगा कौन? जनता। कौन उठाएगी? जनता। जनता आंदोलन करेगी, क्रांतिकारी भड़केंगे अंग्रेजों के खिलाफ। जब भड़केंगे तो इनको किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। अब मदद करे कौन? ये तो विदेशी आदमी। मदद करने के लिए उतरेगा कौन मैदान में? एक ही शक्ति है, ये उतर सकती है। ये कब उतरेगी? जब इससे हमारी संधि हो जाएगी। अब इसको भी चाहिए भाई, मदद की आवश्यकता इसको भी पड़ेगी। इसको क्यों पड़ेगी? इससे जनता तो करेगी, विद्रोह ना करेगी कोई बात नहीं है, लेकिन एक राजा को हमेशा डर हुआ करता था बाहरी सत्ता के आक्रमण का, कोई दूसरा राजा आक्रमण ना कर दे। जैसे मराठा आते थे अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए राजस्थान में, राजपूताना में राजाओं को बहुत परेशान किया मराठाओं ने, चौथ वसूली किया करते थे, चंदा ले जाया करते थे। तो इनको भी टेंशन थी कि यार हमारी भी कोई मदद करने वाला चाहिए। इनको तो डिमांड थी मदद करने वाला हमको भी चाहिए, इनको भी डिमांड है मदद करने वाला हमको भी चाहिए। दो पक्ष और दोनों को आवश्यकता है, तो फिर बैठकर बात होगी। तो भाई साहब इन दोनों की मदद के लिए जो शर्तें हुई थी उनको कहा जाता है सहायक संधि। शर्तें क्या हुई थी? मैं तोकुर तुम ओकू। गांव की भाषा समझ में आ रही है ना? मतलब मैं तोकू तो तुम ओकू। कहानी ये कि अगर आपके ऊपर संकट आया तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और अगर हमारे ऊपर संकट आया तो आप हमारी पूरी मदद करोगे। यह शर्त हो गई। अब भगवान जाने संकट तो किसके ऊपर आएगा, कब आएगा, लेकिन स्थिति यह कि जब संकट आएगा तो संधि की शर्तें जरूर याद दिलवाई जाएंगी। तो इनकी हो गई थी सहायक संधियां। राजनीतिक कारण तो यही रहा था क्रांति का कि जनता ज्यादा विश्वास तो राजाओं से भी उठा चुकी थी, क्योंकि राजा तो इनसे मिल गए थे, संधि कर ली थी। अब जिसके अधीन प्रजा रह रही है, प्रजा उसी आदमी ने अंग्रेजों से संधि कर ली है, तो जनता फिर विश्वास किस पर करे, भरोसा किस पर करे? टेंशन तो जनता को भी हुई। अगर बात करें आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण में सबसे बड़ा कारण हुआ करता था कर। एक तो हुआ करता था कर, लगान, भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त ये क्या थी? ये चीजें ऐसी थी जिनके माध्यम से अंग्रेज हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शोषण कर रहे थे। अंग्रेजों ने थोप रखा था राजाओं के ऊपर, राजाओं ने दे रखा था जमींदार के ऊपर, जो सरदार हुआ करता था, जागीरदार होता था उसके ऊपर। और जागीरदार लेगा किससे? जनता से, किसान से लेगा। आर्थिक कारण ये भी हुआ करता था। धार्मिक कारण क्या है? धार्मिक कारण यह है कि अंग्रेज आपको पता है विदेश से आए थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे। उनकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी अंग्रेजों की, वो यही थी कि इस पर राज करें हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान को अखंड इंग्लैंड का हिस्सा बनाए। और जिस धर्म को वो मानते थे उस धर्म का नाम ईसाई। वो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कौन से धर्म का प्रचार किया जाए? ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। धार्मिक कारण ये भी था भाई साहब।
सामाजिक कारण भी होगा। धार्मिक कारण का मतलब क्या है, समझ गए आप? वो अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, महत्व दे रहे थे, नहीं कि हमारे धर्मों को। तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी, लोग क्रांति करेंगे, भड़केंगे। राजनीतिक कारण मैंने बताया आपको, राजाओं ने संधि कर ली थी, विश्वास उठ गया था। आर्थिक कारण मैंने बताया, कर लगान, भूमि बंदोबस्त जैसे कानून चल रहे थे, तो ये भाई कैसा कानून रह जाएगा, ये कौन सा कानून रह जाएगा। आर्थिक, धार्मिक क्या रहेगा, उनके खुद के धर्म का प्रचार करना, हमारे धर्म को महत्व ना देना। एक कारण और देख लेते हैं, सामाजिक कारण और देखते हैं। सामाजिक कारण, अब गुरुजी सामाजिक कारण कौन सा रहेगा? सामाजिक कारण का मतलब आपको पता है, उस जमाने में बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा, दास प्रथा, सुना होगा आपने। ये सती प्रथा, दास प्रथा जो कारण थे, ये भी अंग्रेजों के द्वारा। आपको पता है एक चीज तो अंग्रेज बढ़िया करके गए थे, हमारे देश के अंदर जितनी भी अंधविश्वास कुरीतियां फैली हुई थी, उन सबको देश से समाप्त करने में सबसे ज्यादा भारतीयों का योगदान नहीं है, अंग्रेजों का योगदान है। क्योंकि हमारी तो मनोवृत्ति वैसी है, सर के ऊपर कबूतर बैठ गया, गूगल चेक करेंगे कब मरेगा। हम तो अंधविश्वासी आदमी है, बात समझ में आ रही है ना? तो अंग्रेज इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे। हिंदुस्तान में सती प्रथा को रोक लगवाने का काम जो किया था, अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किए गए थे, अंग्रेज लगा कर गए थे। हमारे देश में अगर अंग्रेज नहीं आते तो शायद कुछ कुरीतियां तो आज भी बच जाती। ये हमको उनसे आने से फायदा हुआ था। सती प्रथा एक प्रथा थी या कुप्रथा थी, ये बताइए पहले। सती प्रथा क्या थी? कुप्रथा थी। कुप्रथा क्यों थी? क्योंकि वो कानून के विरुद्ध थी, नियमों के विरुद्ध थी। नियमों के विरुद्ध का मतलब यह है, मान लीजिए किसी के पति की मृत्यु हो गई, अब मरने वाले को देखो, आत्मा अमर तो है ही नहीं, मरना तो सबको पड़ेगा, आत्मा ही अमर है, इंसान को मरना तो पड़ेगा ही। अब मरेगा इंसान, तो इसका मतलब मरने वाला तो मर गया, लेकिन जो जी रहा है, जीवित है, सलामत है, उसको जबरदस्ती क्यों मरना पड़ रहा है? ये कौन सी प्रथा है? पति की मृत्यु हुई है, मृत्यु होने के बाद में पत्नी की इच्छा है या नहीं है? अगर इच्छा है सती होने की तो बात अलग है, लेकिन उस प्रथा के तहत ऐसा होता था, जैसे मान लो पति की मृत्यु हुई है, घर परिवार के लोग चिता पर उसको लिटाते थे। व्यक्ति को लिटाने से पहले गांव परिवार के सब लोग होते थे, उसकी पत्नी को बुलाया जाता था, उस व्यक्ति की चिता के ऊपर उस पत्नी को बिठाते, उसकी गोद में उसके सिर को रखते, और गांव के परिवार के लोग चारों तरफ लठ लेकर खड़े हो जाते। पता था यार, आग लगेगी, जलने वाला लोग कौन नहीं भागता, भागेगा आदमी। महिलाएं अधिकांश अपनी स्वेच्छा से सती नहीं हुई थी, जबरदस्ती उनको हमारे समाज के द्वारा किया गया था, इसीलिए कुप्रथा थी। बात भी सही है, मरने वाला मर गया, अब हमारे मरने से क्या जीवित हो जाएगा क्या वो? कहानी ये थी। तो ये कुप्रथाएं थी, इन कुप्रथाओं पर रोक लगाने का योगदान भी इनका रहा था। ऐसी कुप्रथाएं ये भी कारण रहा था, लोगों में इस बात का अंधविश्वास उस टाइम फैला हुआ था। तो 1857 की क्रांति होने के कारण ये रहे थे, मैंने बताया, राजनीतिक कारण सहायक संधियां, आर्थिक कारण कर लगान, भूमि बंदोबस्त जैसे कानून, धार्मिक कारण अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना। अगर पूछे सामाजिक कारण, तो आपको पता है सती प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, दास प्रथा है, ये प्रथाएं जो हमारे देश में चल रही थी, ये सामाजिक कारण हुआ करते थे। चलो ठीक है, कारण की बात तो हमने कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रांति पढ़ रहे हैं 1857 की। कब की पढ़ रहे हैं? 1857। क्रांति पढ़ने से पहले, और वो भी राजस्थान की पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की क्रांति हम पढ़ेंगे तो आपको पता है, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी से हुआ था, ठीक है। बाद में मेरठ में आता है, छोटी मोटी घटना वहां पर होती है। अब क्रांति होने के कारण क्या रहे थे? इसके अलावा हमारे देश में किसी ने अंधविश्वास फैलाया था, या फिर सत्यता थी? क्रांतिकारियों के यानी कि सैनिकों के मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी बात आई थी बैरकपुर छावनी में। पहले क्या है, ब्राउन बेस, एक तो बंदूक हुआ करती थी, कौन सी? ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। एक होती थी एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल्स जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये बंदूकें थी, अंग्रेजों के जमाने की है, उस जमाने की। तो इनमें कोई कारतूस ऐसा लगाया गया, उस कारतूस के अंदर बताया जाता है, किसी ने ये कह दिया कि भाई सुअर की चर्बी लगी हुई है, गाय की चर्बी लगी हुई है। और कहने वाले ने बड़ा दिमाग लगाया था, क्रांति को शुरू करना था ना। अगर कहते गाय की चर्बी लगी हुई है तो शायद हिंदुओं की भावना ही आहत होती, मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहते सुअर की चर्बी लगी हुई है तो हो सकता है हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन भाई साहब ने तो ज्वाइंट कर दिया, गाय और सूअर एक साथ कर दिए। अब जब कोई ऐसी बात कहेगो, कारतूस जो हुआ करता था उसको मुंह से दांतों से पकड़ के खींच के उपाड़ा जाता था और फिर फेंका जाता था, लगाया जाता था। स्थिति ऐसी है, जब आदमी से यह बताया जाए गाय और सूअर की चर्बी है तो फिर उनकी भावनाएं आहत होंगी, दोनों पक्षों की आहत हुई। इस कारण थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ। भारत में प्रथम विद्रोह क्रांति के दौरान जो हुआ था बैरकपुर छावनी में हुआ। बैरकपुर आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हम ज्यादा चर्चा नेशनल क्रांति की नहीं करेंगे, हमको पढ़नी राजस्थान की है, पर नॉर्मल बता रहा हूं कि भारत में पहली घटना कहां होगी, बैरकपुर में। चलो ये तो नॉर्मल बात है, इसको छोड़ो, कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति यहां लिखी। सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे, वो प्रश्न पूछे कि क्रांति के समय, मैं यहां लिखता हूं, क्रांति के समय भारत का वायसराय, भारत का वायसराय पूछा जाए कि भारत का वायसराय कौन था तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया, लॉर्ड कैनिंग। भारत के वायसराय जो हुआ करते थे वो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। चलो ठीक है। अगर पूछे क्रांति के समय वायसराय तो होगा, इससे पहले कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। कैनिंग से पहले कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। अगर प्रश्न यह भी पूछे कि 1857 की क्रांति से पूर्व भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड डलहौजी थे। अगर पूछे 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे तो भाई लॉर्ड कैनिंग थे, कोई दिक्कत नहीं है। कैनिंग का मतलब ये तो वायसराय है, जो वायसराय शब्द लिखा हुआ है ये तो संपूर्ण देश का मालिक है, ये पूरे देश के ऊपर है। जैसे कि आज प्रधानमंत्री देश को चला रहा है, पूरे देश को चल रहा है, लेकिन स्टेट को चलाने के लिए तो अलग अलग है ना, उनको क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। तो पहले भी प्रांतों में विभाजित था भारत, तो एक वायसराय तो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल कर नहीं सकता। अब छोटे छोटे खंडों में भी तो संचालन कर रहा होगा कोई, और जो संचालन कर रहा होगा यानी कि देश को चलाने वाले को वायसराय कहते थे, और जो स्टेट को चलाता था, राज्य को चलाने वाला, राज्य को, हाँ, उसको राज्य में जो होता था उसको कहते थे AGG। इसको कहते थे, बात करें तो यहां गवर्नर जनरल, इसको क्या कहते थे, GG। क्या कहते थे, GG। मतलब देश चलावई GG और प्रदेश चलावई AGG। बात समझना, बड़ी कौन है और छोटी कौन है, AGG। अब AGG का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल है, वायसराय है, ये उसका एजेंट है। बात समझ में आ रही है सीधी, ये उसके नीचे काम करेगा, ये स्टेट को चलाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, AGG। क्या कहेंगे, AGG। चलो ठीक है। अब AGG मैंने यहां लिख दिया, तो प्रश्न हम राजस्थान की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो पहली बात यह कि राजस्थान का प्रथम AGG, प्रथम AGG, राजस्थान का पहला AGG कौन था, सर पैट्रिक लॉरेंस। तो मुझे पता है आपने किताब में सुन लिया होगा, ऊपर वाली क्लास चली होगी, लेकिन मैंने इसीलिए उसको नहीं पूछा सर पैट्रिक लॉरेंस को, मैंने पूछा कि राजस्थान में पहला AGG कौन था, मैंने ये पूछा है। मैंने पूछा है राजस्थान का प्रथम AGG, इसका मतलब लॉकेट हुआ करता था, लॉकेट। कौन होता था, लॉकेट। अगर प्रश्न ये पूछे आपसे, ये ना पूछे कि पहला से मतलब ना, क्रांति के टाइम का पूछे, क्रांति के समय आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का AGG, तो यहां क्या आएगा, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। अब मैं यहां से आगे अगर सीधा लॉरेंस भी लिखूं तो आप समझ जाना इसी की बात हो रही है, क्योंकि नाम इनका लंबे लंबे नाम है, लॉर्ड पैट्रिक बार बार लिखने के बजाय सीधा लॉरेंस लिख लेंगे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के प्रथम AGG कौन थे, लॉकेट। कई बार वो दिमाग लगाएगा, खूब डीपली पूछेगा, गहराई से पूछता है। वो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति से जस्ट पूर्व राजस्थान के AGG कौन थे, तो फिर आएगा लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड हेनरी। अगर पूछे क्रांति से जस्ट पूर्व तो लॉर्ड हेनरी, राजस्थान का प्रथम AGG तो लॉकेट, राजस्थान का क्रांति के समय तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस।
ये 2-3 नाम तो आपको यहां तक याद करने हैं। इसके अलावा वो क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछे कि जिस देश के ये आदमी थे उस देश का नाम था इंग्लैंड। जब हमारे देश में क्रांति हो रही थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी पूछ सकता है। तो उसका नाम था पॉर्म स्टॉर्म, पॉर्म स्टॉर्म। ये आदमी वहां का इंग्लैंड का क्या हुआ करता था, प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम मैंने बता दिया, भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल का नाम बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पहले कौन था, लॉर्ड डलहौजी करता। राजस्थान में जो होता था उसको एजीजी कहते थे। पहला एजीजी राजस्थान का लोकेट बना था। क्रांति से जस्ट पहले लॉर्ड हेनरी हुआ करता था। क्रांति के समय लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। अगर पूछे क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पॉर्म स्टॉर्म नाम का एक व्यक्ति था जो इंग्लैंड का क्या हुआ करता था, प्रधानमंत्री। चलो ठीक है, यहां तक की बात हुई। अब एक बात सुनना, हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध जब जनता भड़केगी, उससे पहले अंग्रेजों की दिल्ली में तो हेडक्वार्टर देश को चलाने के लिए होता था। देश को चलाने का जो हेडक्वार्टर होता था वो कहां होता था, दिल्ली। कहां होता था रे, दिल्ली। ये मान लिया हमने यहां क्या है, दिल्ली। अंग्रेजों का एक हेडक्वार्टर है यहां, इसका नाम है दिल्ली। दिल्ली से रह करके अंग्रेज देश की सत्ता पर नियंत्रण कर रहे हैं। चलो ठीक है। अगर हम बात करें यहां की, राजस्थान है यहां, इस क्षेत्र में क्या है, राजस्थान। और राजस्थान की सत्ता पर जब ये आएंगे तो इनका कोई ना कोई मुख्यालय तो बनेगा। राजस्थान में कौन सी जगह बनेगा, कहां बनेगा, राजस्थान में इनका जो मुख्यालय बनेगा भाई साहब वो बनेगा अजमेर में। कहां बनेगा, अजमेर में। इतना याद रखना है, कहां बनेगा, अजमेर। अजमेर में मुख्यालय बनाया गया, कब बनाया गया इतना भी बताइए। अरे कब बनाया गया, अजमेर में मुख्यालय कब बने हो, पढ़ के आया होगा तुम, 1932। क्रांति 1857 में हो रही है, मुख्यालय 1932 में बनाए। सुन लो बात, देखो यहां से यहां आने में अजमेर में एक अपने कार्यालय खोला गया था जिसका नाम था, मैं यहां लिख देता हूं, राजपूताना रेजिडेंसी। अगर पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में जो अंग्रेजों के द्वारा शासन संचालन करने की जो संस्था होती थी उसको क्या कहा जाता था, राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में शासन संचालन करने वाली अंग्रेजों की संस्था का नाम राजपूताना रेजिडेंसी है। और इस रेजिडेंसी की अगर बात करें स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1832 में। कब हुई है, 1832 में। एक बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर वो आपसे पूछे कि राजपूताना रेजिडेंसी की हम बात करें तो राजपूताना रेजिडेंसी का मुखिया, इस रेजिडेंसी के मुखिया को क्या कहा करते थे, इसका जो मुखिया होता था उसको कहते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो क्रांति के समय मुखिया था भाई साहब, उसका नाम क्या हुआ करता था, क्या नाम हुआ करता था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये आदमी यहां का मुखिया है। चलो ठीक है। अब एक बात समझना, इस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में कर दी। मुखिया एजीजी है और प्रेजेंट में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस है। लेकिन यह पूछे कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां था, तो भैया इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय था अजमेर में। इसका मुख्यालय कहां था, अजमेर। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां पर था, अजमेर। अब आपको पता है अजमेर राजस्थान के लगभग मध्य भाग के आसपास आता है। राजस्थान का बिल्कुल मिड तो नागौर जिला आता है, लेकिन बीच के जस्ट पास में अजमेर है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अब अजमेर की जलवायु आप सबको पता है कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। अलवर के हिसाब से देखा जाए तो गर्म रहेगी, क्योंकि कर्क रेखा के वो हमसे निकट है, हम दूर है उससे। और जो कर्क रेखा के नजदीक जितना पार्ट रहेगा उसकी जलवायु कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। अब इसका मुख्यालय अजमेर में रख दिया।
आपको पता ही है, यहाँ 3 महीने राजस्थानी लोग हैं, हम 3 महीने थोड़ी ठंड महसूस करते हैं, बाकी अपना 2/3 भाग रेगिस्तान है। तो राजस्थान तो वैसे 9 महीने तक तपता है, आपको पता ही होगा, गर्मी की मार तो झेलनी पड़ती है। और इनमें जो मुखिया होगा राजपूताना रेजिडेंसी का, वो कहां से आएगा? इंग्लैंड से आएगा। इंग्लैंड से अंग्रेज आदमी आएंगे, उनका ठंडा प्रदेश है, तो वो बचपन से जवानी तक ठंडे प्रदेश में रहेंगे, और अचानक उनको गर्मी के क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा तो वो अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, गर्मी लगेगी। अब गर्मी लगेगी तो कूलर पंखा लाएगा, एसी लाएगा, पर कई बार गर्मी ऐसी पड़ेगी सब फेल हो जावे, फिर कहीं करो जाएगा, या तो छोड़ के अपने देश जा, वो कर ना सके, देश जा ना सके, रहना यही है, गर्मी भी मरना है, सहन भी करनी है। तो फिर ये स्थान ढूंढेंगे दूसरा, कि राजस्थान में कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां ठंड महसूस होवे। तो राजस्थान में एक ही जगह सबको पता है, जगह का नाम क्या है? माउंट हाबू ना है? अरे गवार आदमी हो, कितनों ही समझा ले भाई साहब, माउंट क्या है? आबू है। हाँ, यानी कि माउंट आबू। माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में। कहां पड़ता है? सिरोही। अब ये ठंडा स्थान इन्होंने ढूंढा कि राजस्थान में तो यार एक ही जगह ऐसी है जहां हमको ठंड मिल सकती है, उस जगह का नाम है माउंट आबू, क्योंकि ऊंचाई पर है, 1722 मीटर के ऊपर, चोटी के ऊपर है, वहां स्थित है। तो इन्होंने देखा कि यार अपना इस कार्यालय को एक काम करते हैं, यहां से परमानेंट माउंट आबू तो ले जा नहीं सकते, ऊंचा स्थान है, वहां से शासन कैसे चलाएंगे, आने जाने में बड़ी दिक्कत आएंगी। तो क्या करते हैं, इसको कुछ टाइम के लिए शिफ्ट कर लेते हैं। तो कुछ टाइम कब करते हैं? अपन को ज्यादा गर्मी कब महसूस होवे रे? इन्हें सोची कि ज्यादा गर्मी अपन को महसूस होवे भाई साहब गर्मियों के दिनों में, मई जून का महीना, यानी कि गर्मी को सीजन रहेगा 3 महीना। तो इनने निर्धारित कर दियो कि इसका स्थानांतरण करो और इसको शिफ्ट कर दिया जाए। और शिफ्ट कहां किया जाएगा? इसको माउंट आबू में। तो यानी कि आपसे पूछा जाए 1945 कब की बात है? स्थापना कब हुई है? 1845। 1900 लिख दिया मैंने भी, कोई बात नहीं, हाँ बोल दिया मैंने, घबराओ मत। हाँ, 1845। स्थापना कब हुई है? 1832 में। 32 से 45 तक तो अजमेर से ही शासन चलाया, लेकिन 45 आने पर इन्होंने घोषणा कर दी कि भैया आज के बाद 3 महीने गर्मी जब आएगा सीजन, तो हम अपना कार्यालय को अजमेर में नहीं रखेंगे, यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, हम अपने कार्यालय को कहां रखेंगे? माउंट आबू में। तो आपसे यह पूछा जाए कि राजपूताना रेजिडेंसी के मुख्यालय को 3 माह के लिए माउंट आबू में कब से शुरू किया गया? 1845। इसकी ब्रांच खोल दी, मुख्य शाखा तो अजमेर ही रहेगी, ब्रांच इसकी यहां काम करेगी, जब यहां गर्मी पड़ेगी तो हम ब्रांच पे जाकर के काम करना शुरू कर दें। चलो ये बात भी ठीक है। अब कुछ बातें और देखनी है, और कौन सी देखनी है? जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, इस क्षेत्र की हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि अपने देश में जब क्रांति शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति, अगर पूछा जाए इस क्रांति का शुरुआत का निर्धारित दिन, मतलब पहले ही सब कुछ निर्धारित था, क्रांति करने से पहले ही निर्धारित था कि क्रांति शुरू करनी है, लेकिन यह भी निर्धारित था कब शुरू करनी है। तो 31 तारीख मई को महीनों 1857 की तारीख रखी सबने कि यार 1857 में 31 मई तक गेहूं बाजरा सब कट लेगा, का चुनाव बचे, और शादी ब्याह को सीजन भी लगभग धीमो हो जाएगा, आखा तीज वगैरह भी निकल लेंगी, 1-2 साव बचेगा, कोई जो कैंसिल कर देगा क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस टाइम शुरू करेंगे। हमारे देश की क्रांति की असफल रही थी क्रांति, एक बात तो ये सुनना, 1857 की क्रांति सफल रही है असफल? इसके असफल होने के बहुत सारे कारण रहे थे। एक तो सबसे बड़ी ये थी कि इसका नेतृत्व करता जो आदमी था, दिल्ली का बहादुर सा हुआ करता था, बेचारे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो एक वृद्ध आदमी था, 82 वर्ष की उम्र में उसने क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने? जफर। अब एक बात बताइए, अनुभवी आदमी किसी भी पुराने बड़े युद्ध को जिता तो सकते हैं, लेकिन जोश के साथ संपन्न नहीं कर सकते। युवा अगर कहीं ना कहीं क्रांति के नेतृत्व करते होते
तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। एक कारण यह भी माना जाता है असफल होने का। दूसरा कारण क्या माना जाएगा, क्रांति शुरू करने का निर्धारित दिन तो भाई 31 मई था, लेकिन इनने शुरू कब कर दी, 10 मई को। कितने दिन पहले शुरू कर दी, 21 दिन पहले, 21 दिन पहले शुरुआत कर दी। अब एक बात बताइए, जो 21 दिन बाद काम शुरू होना था, सब लोगों के पास उसकी खबर थी कि 31 तारीख से शुरुआत होगी, तो वो लोग तो अपनी तैयारियां उसी तैयारी के अंदाज में करके बैठे थे कि 31 को ही करना है जो कुछ करना है। किसी का सर भी फोड़ना है तो 31 को फोड़ना है। क्रांति आज तो शुरू हो ही नहीं रही, लेकिन ये क्या कर गए, जल्दबाजी कर गए। युवा थे, जोश आया, जोश में जल्दबाजी कर दी, और जल्दबाजी में लिया हुआ हर एक फैसला। तो बहुत देर से चुप बैठो जब से यार, हाँ सुन लो बात। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे जाएं तो भाई साहब कमल का फूल और चपाती लिखूं रोटी लिखूं, रोटी लिख दो यार, हाँ चपाती की जरूरत ना है, बात हुई है, पर्यायवाची शब्द रहे में। कमल का फूल और चपाती या रोटी 1857 की क्रांति के क्या थे, प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, यानी कि निशान हुआ करते थे, लोगो हुआ करते थे। चलो ठीक है। अब पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के संदेश वाहक, यहां लिख देता हूं, संदेश वाहक। वाहक का मतलब यह कि 1857 की क्रांति, आवाज नहीं पीछे, 1857 की क्रांति की सबसे ज्यादा जो प्रसार किया था, खबरें पहुंचाई थी, वो किनके द्वारा पहुंचाई गई, संदेश वाहक का कार्य किसने किया था, तो वो थे भाई साहब साधु और सन्यासी। इनका यही काम है बेचारा, इनका बैलट तो इन पे बजे ना है, भला की तो सोच सके। साधु व सन्यासी, साधु सन्यासियों के द्वारा 1857 की क्रांति में संदेश वाहक का कार्य किया गया। इतना भी आपको याद रखना है। एक बार दोबारा से बता रहा हूं इसको, 1857 की क्रांति की शुरुआत का निर्धारित दिन कौन सा था, कौन सा था, 31 मई 1857। लेकिन क्रांति शुरू कब होगी, 10 मई को। शुरुआत भी मैं यहां लिख देता हूं कि क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हो गई थी 10 मई को। भारत की बात है ये, राजस्थान में शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत भारत में हुई है 10 मई को। और 10 मई को जहां से शुरुआत हुई थी भारत में, उस जगह का नाम था मेरठ। कौन सी जगह थी, मेरठ। मेरठ में कहा, उत्तर प्रदेश में मेरठ, यहां से शुरुआत होगी। अपने राजस्थान में तो 10 मई के बाद 19 मई को तो खबर आएगी। पहले व्हाट्सएप तो चलबो ना करो ना, मैसेंजर डाउनलोड कर रखो कोई भी सैनिक ने, जो मैसेज कर दे क्रांति शुरू होगी, टाइम तो लगेगा, खबर आएगी, आदमी कोई ना कोई लेकर आएगा खबर को। तो 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हुई, 19 मई को राजस्थान में खबर पहुंची एजीजी कन। अब एक बात बताओ, एजीजी कन 19 मई को खबर आई है, तो थारा हिसाब से एजीजी कौन सी जगह मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगा, नुकुड़ खेरे माला खेड़े मिलेगा। अरे गर्मीन में शिफ्ट कर रखे माउंट आबू सिरोही में, सीधी सी बात है। 19 मई तो मतलब गर्मी पड़ रही है, तो अपनो एजीजी हो जो पहाड़ के ऊपर बैठे। 19 तारीख की बात, खबर आई कि भैया मेरठ की छावनी में विद्रोह हो गया है। और मेरठ की छावनी से भाई साहब एक बटालियन आई थी राजस्थान में, कुछ सैनिक आए थे ट्रेनिंग के लिए, 15वीं बटालियन थी, एनआई, नेटिव इन्फेंट्री जिसे बोलते हैं। तो उसके पास संदेश यहां हमारे पास ही क्यों भेजा था राजस्थान में, क्योंकि मेरठ की छावनी में दंगो हुई और मेरठ के कुछ सैनिक राजस्थान में ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो उनको यह बात का शक था कहीं ना कहीं इनने सिखा के ना भेजा हुए कि हम तो यहां आग लगावे तब वहां आग लगाई हो, तो पहले सतर्क तो कर दें। एजीजी को बेचारा को 19 को पतो लगे, एजीजी सतर्क हुआ। एजीजी पहला काम क्या करेगा, जैसे एजीजी को खबर लगेगी 19 तारीख को कि मेरठ की छावनी में विद्रोह हो गया, राजस्थान में सतर्क रहने की आवश्यकता है, यह समाचार उसको मिला, वो पहला काम क्या करेगा तुम्हारे हिसाब से, व्यवस्था बैठाएगा, हलवाई करके आएगा ना, व्यवस्था बैठाएगा। व्यवस्था ना बैठे हम, एजीजी सबसे पहला काम करेगा, जितने भी राजपूताने के राजा थे उनसे क्या हुई थी सहायक संधियां, तो वो सबको पत्र लिखेगा
और संधि में जो शर्त हुई थी वहां की फोटो कॉपी करवा के नीचे लगाएगा एप्लीकेशन में, और उनको याद दिलवाएगा तुम्हारे और हमारे बीच में 5 आदमी के बीच में कौन कौन सी बात पे शर्त हुई, तेने बाप की सौगन खाई, माई की खाई, अब वक्त आ गो सौगंध पे खरा उतरने का, तो अब तुम हमारा साथ देना। सबको याद दिलवाएगा। उनमें से कुछ एक आदमी तो अपनी वफादारी निभाएंगे कि मैंने तो बाप की सौगन खरा की, साथ दूंगा। कुछ एक नु कहना ना कोई मतलब ना, होगी संधि होगी तो बात देश की आ रही है, तो कुछ साथ भी नहीं देंगे। इंसान हर तरह का होता है। तो स्थिति यहां से ऐसे रहेगी। अब यहां तक कि मैंने आपको नॉर्मल पृष्ठभूमि आज इसकी बताई है, इसके आगे की चर्चाएं हम आपसे कल करेंगे। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत भी कल करेंगे। कल थोड़ा टाइम से आना, क्योंकि आज 10-15 मिनट वैसे भी क्लास कम चली है, लेट आए थे तुम, तो आज इतना ही बहुत है। ठीक है।